हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA कहता है। तो देखिए ये है सर्किल, यहाँ पे जो है ये दो स्पर्श रेखा है PA और PB। मान लीजिए यहाँ सेंटर है और रेडियस जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब ये जो कोण है ये कितना है 80। तब ये कितना होगा, क्योंकि इन दोनों कोण का जोड़ होता है 180। तो ये यदि 80 है तो ये 100 होगा। ठीक, लेकिन हमको निकालना है POA। देखिए ये अब ये क्या हो गया, तो कोण POA ये जो है कोण AOB का आधा होगा, यानी 100/2 कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ये 50 और ये 50। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है और उनके दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। तो इनकम का रेशियो है 9 और 7 और खर्च का एक्सपेंडिचर का है 4 और 3। और कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इतने महीने का बचत करता है। तो यहाँ पे बचत को यदि देखें तो 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गया 4। पहले अंतर समान कीजिए, 9 और 7 में कितना का अंतर है 2 का, इसको 2 से गुना कर दीजिए। 4 और 3 में 1 का अंतर है, इसको 1 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। और देखिए 9 और 8 में 1 का अंतर है, 7 और 6 में 1 का अंतर है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 2000। तो निकालना है उनकी मासिक आय का योग। तो 9 और 7 कितना होगा 16 यूनिट का मान होगा 16 दूनी 32,000। ऑप्शन नंबर ए। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग दे दिया गया है। ठीक है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद होता है A+3D और 8वां पद होगा A+7D। ये कितना है 24। ये होगा 2A + 10D बराबर 24 या A+5D बराबर कितना होगा 12। समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन कर लिए। फिर कहता है छठे और 10वें A+5D और A+9D। छठे और 10वें पदों का योग है 44, यानी ये होगा 2A + 14D। इसका मान है आपको कितना है, तो ये है आपको 44 या फिर A+7D बराबर होगा 22। ठीक है, A+7D बराबर 22। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ से A का मान निकल जाएगा, D का मान 5। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखिएगा तो A का मान कितना निकलेगा -13। ठीक है, हमको निकालना है 12वें और 16वें पदों का योग। तो A का मान निकल गया -13, D का मान 5। तो 12वें पद A+11D, 16वें पद A+15D, यानी इसका मान कितना होगा तो 2A + 26D। ठीक है, तो A का मान है -13 और 26D का मान कितना है 5। ये हो जाएगा -26, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 3 13। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपको 104 B। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। ठीक है, ABC और PQR का जो है एरिया दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया
त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा ये हो जाएगा, आपको पी आर देना है, पी और आर यानी सेकेंड लास्ट, और नीचे में तो पी आर तो होगा ही, इसमें देखिए सेकेंड लास्ट में क्या है, बी सी, यानी बी सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और एरिया आपको पता है 9 और 4, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से वर्गमूल रूट आएगा, यह आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब बी सी का मान देखें तो कितना है 15, 3/2 बराबर 15 बटा पी आर, 3 पंचे 15, तो पी आर बराबर क्या होगा 2 गुने 5 यानी 10। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कहता कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेष प्राप्त हो। कहता वह बड़ी से बड़ी, तो इसमें से 5, इसमें से 8 घटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 10 में से 5 गया 5, ये 6, 15 में से 8 गया 7, ये हो जाएगा इतना। अब इन दोनों का मौसम ले लीजिए, 13 पंचे 13 नामा, तो देखिए 13 13 यानी मौसम कितना होगा ए, तो यानी 35 का हो जाएगा, वह सबसे बड़ी संख्या 13। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से होते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज से परिवृत्त की त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, a/√3, और ये दे दिया गया है 6। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3, ये है 6, तो a बराबर क्या होगा 6√3 निकालना है, तो निकल तो गया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3, ये होता है कैपिटल आर बराबर a/√3। देखिए कह रहा है कि साइन a + b बराबर 1, यानी a + b बराबर कितना होगा 90, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो a - b का मान कितना होगा 30। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको a का मान निकल जाएगा यानी 60। सी ऑप्शन। ये कह रहा है किस चतुर्थांश में, तो फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ माइनस प्लस यानी दूसरा में, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे यह पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया है, 39 का होगा सी ऑप्शन, गोविंदराजन पद्मनाथ। तो देखिए राष्ट्रपति मुर्मू ने यह प्रसिद्ध जैव रासायनिक और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निर्देशक गोविंदराजन पद्मनाथन को भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार, पहला विज्ञान रत्न जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान दिया हो। कहता हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, 40 का होगा ए। तो देखिए प्रधानमंत्री जीवन योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री जीवन वन योजना की जो है समय सीमा अब 5 वर्ष बढ़ाकर 2028-29 कर दी गई है। कहता है कि क्रिकेट खेल को जो किस ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, 41 का बी, लॉस एंजल्स 2028। तो क्रिकेट खेल को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 से ओलंपिक खेलों में शामिल की जाने की घोषणा की गई है। कहा कि वर्ष 2024
का ओलंपिक फ्रांस पेरिस में आयोजित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत 5 कांस्य पदक प्राप्त किया है तथा 71वें स्थान पर रहा है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्रिकेट खेलों को एकमात्र 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, जिसमें 4 टीमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम का नाम शामिल था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फाइनल फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। कहता है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? इसका भी तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की। यूके सरकार द्वारा स्मार्ट जिला परियोजना को किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है? ए. तमिलनाडु। तो यूके सरकार द्वारा स्मार्ट जिला परियोजना को तमिलनाडु में लॉन्च किया है। यूके समर्थित स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिले भर में सेंसर तैनात करके पानी और अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय गुणवत्ता पर वास्तविक समय डेटा एकत्र करके वैश्विक स्थिरता चुनौतियों का समाधान करना। हाल ही में चर्चा में रहे एंथूरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? 44 का ए. मिजोरम। हाल ही में एंथूरियम महोत्सव मिजोरम में आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध फूल एंथूरियम के नाम पर यह त्यौहार मनाया जाता है। काला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और चामिया विलक्कू उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है, जिसमें पुरुष महिलाओं की तरह सजते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी 2024 में जो स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए किस भारतीय संस्थान को नेशनल मंडेला अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? सी ऑप्शन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहांस बेंगलुरु को जो नेशनल मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग को प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ए. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। दोनों में पृथ्वी की तरह या चट्टान की तरह पर छवियों या डिजाइनों का निर्माण शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? ये ऑप्शन 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला में रचित जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। रह कि राष्ट्रगान के गायन समय 52 सेकंड, राष्ट्रगान जनगण मन यानी 52 सेकंड तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारत
भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण धर, ठीक है, इसी में कहा गया। रविंद्रनाथ, देखिए राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित की गई है। राष्ट्रगान को 1919 में जो है मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। राष्ट्रगान के बैंड धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर जो INA के सिपाही को जाता है। संसद के सत्र की शुरुआत जनगण मन से, 17वां वंदे मातरम से होता है। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है बी, यानी चार्ल्स विल्किंस। तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। सर विलियम जोन्स ने 1784 में जो है दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वो महाभारत का नाम जो है राजनामा यानी युद्ध की पुस्तक रखा, ठीक है। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। दारा शिकोह ने सर ए अकबर उपनिषद का अनुवाद कराया। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत जो है विद्यालय की स्थापना की। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में, ठीक है, दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? 50 का ए, CF एंड्रूज। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम CF एंड्रूज था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और देखिए व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जैसे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी MS गोवलकर, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और स्पैरो ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बी, JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई जो विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फैजपुर गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 1937 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में की है। 1885 पहला जो है 1885 में अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये मुंबई में हुआ था। 1885 मुंबई अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर 1887 बदरुद्दीन तैयबजी, ये मद्रास में हुआ था। 1887 मद्रास और अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। 1888 ये इलाहाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 1888 जॉर्ज यूले इलाहाबाद। 1896 का जो है ये कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी और ये कलकत्ता में 1896। फिर 1917 ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917। उसके बाद 1923 ये विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 1923 में और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद।
तथा भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? 51 का सी, लॉर्ड लिटन। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन ने पेश किया। 1878 में लिटन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। पायनियर यह अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को समर्थन किया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना में सहयोग किया। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड वेलिंगटन ने जो है कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के हुड डिस्पैच को लागू किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में और सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया। 1920 में कांग्रेस ने पहले कलकत्ता अधिवेशन में और फिर नागपुर में 1920 के अंत में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की। रोलेट एक्ट व जालियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की है। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अपना केसर-ए-हिंद पदक लौटा दिया। कहा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो सी ऑप्शन, लाल, हरा, पीला। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में लाल, रेड, हरा, ग्रीन और पीला था। फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से स्वराज का झंडा फहराया था। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 19 जुलाई 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरुद्ध बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिए थे कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? सी, कालिदास। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कालिदास की कृति है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं।
हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। 10 कुमार चरितम, ठीक है, दंडी द्वारा प्रणीत संस्कृत गद्य काव्य है। फिर है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। और पंच सिद्धांतिका, ये भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य, ठीक है, वारामिहिर का एक ग्रंथ है। और मत विलास प्रहसन, ये महेंद्र वर्मन की रचना है। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? 55 का ए। तो स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मिस्र देश में बनाई गई थी। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीपीय में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। स्वेज नहर का निर्माण कार्य 1854 में एक फ्रांसीस इंजीनियर जो है फर्दिनांद दी लेपेस को सौंपा गया था। स्वेज नहर का निर्माण कार्य पूर्ण जो है 1869 में 1869 में हुआ है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार को पोर्ट स्वेज कहते हैं। स्वेज नहर को लेकर यूके और मिस्र के बीच 1956 में युद्ध हुआ था। 1956 के मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। पनामा नहर के दोनों मुनाहों पर जो है 3 जल पास पद्धति का प्रयोग किया गया है। जल पास ब्लॉक पद्धति नदी, नहर या झील के जलमार्गों में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं के ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। कहना है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? 56 का होगा बी। तो यूएनए के बुतरस घाली पहले महासचिव थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। यूएनए के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव को महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव किया जाता है, पुनः चुना जा सकता है। यूएन के घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और डग हैमरशोल्ड पहला महासचिव थे जिनका हवाई दुर्घटना में 1961 में मृत्यु हुआ था। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। यूएनओ की स्थापना सदस्य देशों की संख्या 51 यानी 51 थी। विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। कहता कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? 57 का सी गोदावरी। तो गोदावरी 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी यानी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा, इंद्रावती आदि। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिणी गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है सानोख्याभाब हिमनद से निकलती हैं। इसकी सहायक नदी सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास आदि है। गंगा नदी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है चेमयुंग
ड्रग हिमानी से निकलता है। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, कामेन, सुबनसिरी आदि। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? गोवा। तो देखिए, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। भारत में सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में बॉम्बे में जो है कवासजी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। और मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का जो है बोस्टन कहा जाता है। और रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि, रेलवे, सेना, वस्त्र उद्योग आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? 59 का होगा बैरन द्वीप। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन द्वीप है। भारत के अंडमान द्वीप समूह में जो है निम्नलिखित ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे बैरन द्वीप अंडमान सागर स्थित एक ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। फिर है नारकोंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक सुप्रसुप्त ज्वालामुखी है। और एक है बारातांगा, ठीक है, बारातांग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। 2016 में भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन में पुनः विस्फोट जो है दर देखने को मिला। और 2025 में इनका था रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का परिवर्तित नाम शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम स्वराज द्वीप, ठीक है, हैवलॉक स्वराज। तथा उत्तर सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप। कहा कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? सी, भू आकृति विज्ञान। भौतिक भूगोल की भू आकृति विज्ञान शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। स्थलाकृति विज्ञान धरातल के विभिन्न स्थलों का अध्ययन, जैव भूगोल, वनस्पति भूगोल एवं जंतु भूगोल का विस्तृत अध्ययन, मृदा भूगोल, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, उनका वितरण का अध्ययन किया जाता है। नृवंश भूगोल, मानव समूह के शरीर की विविध रचना, रंग, उनके भूतल पर विस्तार, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल की विभिन्न उप शाखाएं निम्न है, जैसे कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल और विनिर्माण उद्योग। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। ए ऑप्शन नक्षत्र। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न नक्षत्र कहलाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 88 आधुनिक तारा नक्षत्र मंडल हैं। उदाहरण के लिए एपस, ठीक है, हरक्यूलिस, ओरियन, मकरस आदि। आकाश में अनगिनत चमकदार पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह। जो खगोलीय पिंड अपना प्रकाश और ऊष्मा विसर्जित करता है उसे तारा कहते हैं। जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न नक्षत्र कहलाते हैं। कहा कि किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन। तो 1991 से 2003 अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से
जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति के जनक निरफक टूटेज को कहा जाता है। बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन को स्वर्ण क्रांति में चिन्हित किया गया है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, भूरी क्रांति चमड़ा, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना और बादामी क्रांति ये मसालों उत्पादन से संबंधित है। अतः यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबाया जाए तो फोकस दूरी 63 का होगा, बी बढ़ेगी। यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबोया जाए फोकस दूरी बढ़ेगी। यदि एक लेंस का जिसका अपवर्तनांक म्यू जी है और अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबाया जाए एवं द्रव की फोकस दूरी f1 हो तो क्या होगा? तो इसके लिए सूत्र होता है Fe/Fa बराबर होता है म्यू जी माइनस 1 बटा में म्यू जी माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे हो जाएगा ई। देखिए यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें Cl2 एक उपचायक है और FeBr3 एक अपचायक है। तो 2FeBr3 3ACl2 2FeCl3 और 3Br2। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? 64 का बी, यानी अपचायक इलेक्ट्रॉनों का या तो लाभ पाते हैं या लाभ पाते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे ये कथन गलत है। देखिए इलेक्ट्रॉन की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ जाता है और ऑक्सीजन से संयोग होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व या आयन के साथ संयोग होता है तथा हाइड्रोजन की संख्या में कमी आती है। अवकरण में संयोजकता घट जाता है, हाइड्रोजन से संयोग होता है, ऑक्सीजन की संख्या घट जाती है, विद्युत धनात्मक तत्व की संख्या में वृद्धि होती है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं कि ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? सी। तो देखिए चुंबकीय कंपास में एल्यूमीनियम के एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा सा चुंबक होता है। चुंबकीय कंपास द्वारा दिशा ज्ञात करना जो है, चुंबकीय कंपास द्वारा दिशा ज्ञात करना सरल है। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कहना है कि एक लवण जो पानी में घोला जाता है और इस लवण के विलयन का pH एक सार्वत्रिक सूचक पत्र से मापा जाता है। यदि विलयन का pH 7 से अधिक है तो लवण के होने की सर्वाधिक संभावना है। यह K2CO3। तो ठीक है, 7 से अधिक है तो लवण के K2CO3 होने की सर्वाधिक संभावना है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के लवण क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट अग्नि प्रतिरोधी पदार्थ हैं। NH4Cl अम्लीय प्रकृति के हैं। Na2SO4 अम्लीय प्रकृति के हैं। KCl अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। विसरण। तो विसरण प्रक्रिया के माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण से विसरण
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही उत्प्लावकता को कोई प्रभाव पड़ता है। दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया को जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है, जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण कहलाता है। मूल रोमों द्वारा जल के अणुओं का अवशोषण परासरण द्वारा संभव होता है। पादप के विभिन्न अंग परासरण के द्वारा स्फीत रहते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, तो हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में ये गलत है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 1% को ही अवशोषित करते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ओडम ने 1963 में एक प्रारूपिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाने के लिए डिब्बों और नलिकाओं का मॉडल का उपयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में ऊर्जा का प्रवेश प्रकाश स्वपोषी पादपों के माध्यम से सूर्य के विकिरण ऊर्जा के रूप में हरी पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित अणुओं द्वारा अवशोषित होता है। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में एकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादक कहा जाता है। कौन सा जो है वृक्क नलिकाओं के स्तर और लार ग्रंथियों का वाहिनियों का निर्माण करता है? सी, तो घनाभाकार उपकला वृक्क नलिकाओं के स्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर घनाभाकार उपकला को दो भागों में बांटा गया है। सामान्य घनाकार एपिथेलियम, इसका मुख्य कार्य स्रावन, अवशोषण तथा उत्सर्जन है। ये वृक्क नलिकाओं जो है श्वास नलिकाओं तथा ग्रंथि नलिकाओं जैसे थायराइड ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय तथा यकृत ग्रंथि आदि में पाए जाते हैं। स्तरित घनाकार एपिथेलियम में मुख्यतः स्त्रियों के मूत्रमार्ग तथा जो गुदा नाल आदि में पाए जाते हैं। सल्की एपिथेलियम फेफड़े के वायुकोश, रुधिर वाहिनियों के चारों तरफ तथा देह गुहा आदि की सतहों पर पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।